तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके फिजिक्स का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। और हाँ, मैं एक बात बता दूं ना कि मैंने इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो बनाई हैं कि कंप्लीट फिजिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप विश्वास मानिए कि अगर आप मेरी सारी वीडियो देख रहे हैं ना, तो बोर्ड तक आते आते ऐसा हो जाएगा ना कि क्वेश्चंस सेम इसी वीडियो में से आपको मतलब मिल जाएगा कि सेम भैया मैंने वीडियो में क्वेश्चन देखा था और ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आके रखा पड़ा हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्लीट फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे हम। सबसे पहला चैप्टर उसमें आता है कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को सबसे पहले कवर करते हैं। देखो, इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले आप देखोगे कूलॉम्स लॉ को, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, डाइपोल एंड द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड आप इसको देखोगे। थर्ड देखोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को, कब टार्क अंडर डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड देखोगे आप गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। मतलब कि अगर आप देखा जाए ना तो मोटा मोटा चैप्टर फर्स्ट में यही चार चीज़ आपके इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में बोल रहे हैं ना कि स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड यूज इट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल। तो इस क्वेश्चन में हमसे पहला क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। बोला ना कि स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड यूज करिए टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए। क्वेश्चन को अगर आप समझ गए होंगे तो चलिए मैं बताता हूँ कि आपको कैसे इसको लिखना है। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे आइए। देखिए 2019 में और 2016 में आपको यह सेम क्वेश्चन आप पूछा गया है, मतलब कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो गॉस लॉ, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। क्या बोला था गॉस लॉ की, यही बोला था कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना थ्रू किसी क्लोज सरफेस से किसके बराबर होता है, 1/ε0 टाइम ऑफ द नेट चार्ज। मतलब कि क्यू इन क्लोज के बराबर होता है। मतलब सिंपल आपको यही लिखना है। अगर गॉस लॉ को लिखना पड़ेगा तो आप यही लिखोगे कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स आर द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। मैथमेटिकली अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप, देखो इस वाले साइन को बोलते हैं ना हम इंटीग्रेशन। बीच में ऐसा सर्कल बना दी, मतलब कि क्या, इसका मतलब क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन आप ई डॉट डी ए को आप क्या बोलते हो, फाई बोलते हो ना, बराबर क्या बोलोगे आप, फाई। तो फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/ε0 टाइम किसका, क्यू इनक्लोज का। तो यही बात आपको थ्योरी में बोली गई है ना, थ्योरी पढ़ोगे तो यही बात बोली गई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखो आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल। आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक सेल है स्फेरिकल, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछ रहे हैं। तो कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप ई लिखोगे इंटू एरिया। एरिया क्या होता है, जिससे पहले वैसे बता रहा हूँ कैसे लिखना है, जिससे कि अगर हमें क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ए इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1/ε0 टाइम क्या, क्यू इनक्लोज, यही लिखते हो ना आप। तो यहाँ पे ई को ई रहने दो, एरिया, एरिया आप किसकी बात करेंगे, स्फीयर की। तो क्या होती है यहाँ पे 4πr²। ई को ऐसे आप रहने दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 1/ε0 क्यू इनक्लोज। तो अगर मैं 4πr² को अगर मैं यहाँ पे भेजूँ, यहाँ पे, तो ई इक्वल टू क्या आ गया आपका, ई इक्वल टू आ गया 1/4πε0 क्यू इनक्लोज अपॉन में r²। यही फार्मूला हम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पढ़ते हैं। तो सेम इसी फार्मूले को, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, इसको हमने कहाँ से प्रूव कर दिया, इस फार्मूले को हमने गॉस लॉ से प्रूव कर दिया। ठीक, इसको रंग लेने दो थोड़ा सा, अच्छा लगेगा। तो इसको हमने गॉस लॉ से इस फार्मूले को प्रूव कर दिया। समझ आएगा गॉस लॉ आपको, गॉस लॉ बस यही है, इतनी सी है। अब देखो अगली चीज़ को देखते हैं हम, क्या बताना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल। अगर स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बतानी हो, तो फॉर एनी पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सेल द इनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। इनसाइड अगर बात करें तो इनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। हैंस द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मार्किंग स्कीम की बात करें, कैसे इसमें मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इसको भी आप देख लो। अगर सिंपल आप स्टेटमेंट लिख के छोड़ दोगे ना, आप स्टेटमेंट लिख के, तो बस आपको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन
अगर एक एप्लीकेशन भी लिखोगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का, कब, स्फेरिकल के बाहर और उसके अंदर, तो आपको मिलेगा 3 नंबर। टोटल कितने होंगे आपके, +4। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि टू चार्ज ईच ऑफ 1 माइक्रोकुलाम, दो चार्ज है, दोनों कैसे हैं, 1 माइक्रोकुलाम का प्लेस किया गया है 1 मीटर पे। मतलब कि देखो हमको ये Q1 और Q2 दोनों यहाँ पे दे दिए हमको, और यहाँ पे 1 मीटर मतलब कि R दे दिए, अपार्ट इन एयर। कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट मिड वे बिटवीन द टू चार्ज, दोनों चार्ज के बीच में पता करना है। मतलब कि हमारे पास दो, एक चार्ज Q1 होगा यहाँ पे, दूसरा चार्ज यहाँ पे Q2 होगा। हमें यहाँ पे क्या पुट करनी, पता करनी इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, अगर मान लो 1 मीटर रही होगी, 1 मीटर, तो यह कितना बचा, यह 0.5, यह कितना बचा, 0.5। तो अब इस पे क्या कर दोगे आप, इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दोगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फार्मूला क्या लगाओगे, ये वाला, Q/R²। तो दोनों में से या 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है कितना, 9 × 10⁹ ये आपको तो पता होगा, चाहे एग्जाम में दिया होगा आपको। तो इसके जगह मैंने यह रख दिया, 1 कूलम, और 1 कूलम की वैल्यू कितना होगी आपकी, सॉरी यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम दिया था, हाँ माइक्रो कूलम। तो एक पता होगा आपको कि 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 कूलम। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 10⁻⁻6 रख दिया एक चार्ज की जगह पे। नीचे नीचे जो यहाँ पे डिस्टेंस ये वाले रखोगे ना आप, तो आर की जगह पे क्या रख दिया आपने, 0.5। सारी वैल्यू हमने पुट करके रखा, तो ई कितना आ गया हमारा, 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ ना, मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होगे, अच्छे से समझ रहे होगे तो भाई कमेंट करके या तो मुझे लाइक करके बता देना कि भैया समझ आ रहा है। नहीं आ रहा है तो डिसलाइक मार्क बताना कि ठीक है नहीं समझ आ रहा है, तभी तो कुछ आगे समझ आएगा मुझे। सिंस द चार्ज आर लाइक, इससे पता क्या पता चलेगा कि अगर चार्ज लाइक है मतलब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड द ईच चार्ज विल बी अपोजिट डायरेक्शन, हेंस दे विल कैंसिल आउट, दस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट 0। इस इनके कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे मान लो मैंने क्या ले लिया, +Q1 चार्ज ले लिया होता, और इधर ले लिया होता हमने क्या, -Q1, इधर हमने क्या ले लिया होता, -Q1, और मुझे यहाँ पे बीच में मतलब Q0, मतलब कि हमने ले लिया चार्ज, टेस्ट चार्ज, इस पे हमें क्या बतानी होती, ई। तो अब बताओ, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव निगेटिव इसको क्या करेगा, इसको करेगा रिपेल, पॉजिटिव निगेटिव इसको करेगा रिपेल, इसको करेगा रिपेल, अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव निगेटिव, और ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। बात तो सही है, क्या बोला इन्होंने, लाइक चार्ज अगर हो तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज इन अपोजिट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में, और हेंस दे कैंसिल आउट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 0। तो अगर मैं ई रखूंगा तो एक अट्रैक्ट करेगा और ये भी इसको रिपेल करेगा, हमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अगर ये भी प्लस होता और ये भी प्लस होता, यार यहाँ पे एक चीज फंस रहा है, रुको सोचने दो मुझे। अगर मान लो यहाँ पे मैं क्यू चार्ज ले रहा हूँ, यहाँ पे भी क्यू चार्ज ले रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे निकालना है, तो मान लेता हूँ मैं यहाँ पे Q0 जो कि पॉजिटिव होता है, तो ये वाला प्लस है तो इसको इधर रिपेल कर देगा, ये वाला प्लस इसको इधर रिपेल करेगा। मतलब कि अगर लाइक चार्ज होगा तो बीच में क्या आपको मिलेगा, बीच में नेट ई नेट कितना मिलना चाहिए आपको, 0 मिलना चाहिए। कॉन्सेप्ट यही बोलता है। अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो अगर मुझे यहाँ पे निकालना हो तो इसको इधर ही अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। मतलब कि यहाँ पे जो नेट है वो नेट 0 आपको नहीं मिलेगा। तो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना, देख समझना, इसको यही समझा रहे हैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे नीचे समझाया। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहे हैं, पहले इसको मिटाने दो ताकि यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रो, चैप्टर ही अगला आ गया ना, चैप्टर ही अगला आ गया। तो चैप्टर आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस। तो इसको स्टार्ट करते हैं करना। अच्छा भाई देखना, मैं आपको टाइम दिखा दूं एक बार। अभी रात के बज रहे हैं 3:20 मतलब 28 मिनट, और बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, अभी हम सोए नहीं, तो थोड़ा सा आँख वाँख से मत करना कि भैया मतलब नींद नहीं आ रही है, बस थोड़ा सा आँख दर्द कर रही है, ठीक है ना। तो चैप्टर सेकेंड को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल हो गया हमारा। अब देखो कब का पूछा है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, डिराइव करिए द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन। 2020 में और 2017 में पूछा है, सोल्यूशन देख लो। ड्राइव करना एक्सप्रेशन पोटेंशियल का हमको कहाँ पे, एक्सियल पॉइंट पे। चलो ठीक है देखते हैं।
आपको क्या करो कि लेटेस्ट चार्ज एक प्लस चार्ज ले लो और एक माइनस चार्ज ले लो, दोनों को 2a डिस्टेंस पे सेपरेट कर दो। मतलब मैंने क्या बोला, एक प्लस क्यू चार्ज लो और यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज लो, दोनों को कितने पे 2a डिस्टेंस पे सेपरेट कर दो। ठीक। द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑन एन एक्सियल लीनियर एट डिस्टेंस आर। मैं यहाँ पे आर डिस्टेंस इधर आता हूँ, यहाँ से कहाँ से मेजर करना है, द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। डाइपोल का सेंटर यहाँ पे होगा ना, डाइपोल का सेंटर यहाँ पे होगा, यहाँ से आर डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे मैं डाइपोल, जहाँ पे हमें क्या बताना है, चार्ज बताना है। इस पॉइंट पे यहाँ पे मैं क्यू नॉट चार्ज रख दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं ना हम कि, तो यह कितना डिस्टेंस होगा, पूरा 2a था तो यह ए होगा, और ये ऊपर वाला भी मैं आधा जो बच रहा है वो ए होगा। तो ऐसा आपका बनेगा फिगर ये वाला। अब देखो हमें क्या बताना है कि द पोटेंशियल ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, 1 अपॉन में, देखो पोटेंशियल फार्मूला होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर, यही होता है ना फार्मूला पोटेंशियल का। तो रखो इसको 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में। अब आर की जगह पे क्या रखोगे, आर की जगह पे आर हमें कहाँ से निकालना है, अगर मुझे यहाँ से निकालना है, पहले माइनस क्यू वाले से निकालते हैं, नहीं यहाँ से निकालते हैं। तो ये तो पूरा समझ ही गए थे। अब उसके बाद जैसे हम यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेंगे, तो अच्छा बताओ आर की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करोगे, आर की वैल्यू यहाँ पे यह वाली पुट करोगे, यह यहाँ से यहाँ तक। तो यह पूरी डिस्टेंस यहाँ तक लेके आर है और यह डिस्टेंस ए है। तो मैं क्या करूँ, इस आर में से ए को माइनस करूँगा तो मुझे यही मिलेगा ना। तो यह डिस्टेंस कितना मिलेगी, आर माइनस ए। ठीक है ना, ये मिल जाएगी मुझे आर माइनस ए। अब इस आर माइनस ए को मुझे कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है। तो इस एक प्रकार है यह एक इक्वेशन बनेगा, एक बार यह एक मतलब दूसरा बार पुट करेगा तो एक यह इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ पे आर प्लस ए कैसे लिखा गया, जैसे मान लो मैं इस वाले चार्ज से लूँ, देखो इसने थोड़ा सा चेंज किया, मैं बताता हूँ। इसने इसको क्या बोला है, माइनस क्यू बोला है इसको, और इस वाले को इसने क्या बोला है, प्लस क्यू। ठीक है ना, प्लस क्यू। तो प्लस क्यू से डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, आर माइनस ए, यह वाली। अगर मैं यही बात माइनस क्यू से करना चाहूँ, माइनस वाली से, तो यहाँ से कितना हो जाएगी, पूरी यहाँ से लेके यह डिस्टेंस आर है और ये कितना है, ए है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है बोलूँगा, आर प्लस ए। तो यही मैं माइनस वाले के यहाँ से निकालूँ तो क्या मैं रखूँगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन में आर प्लस ए। दो इक्वेशन बन गया। अब हमें पोटेंशियल निकालने के लिए, पोटेंशियल देखो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी को हम सीधे जोड़ देते हैं बिना डायरेक्शन के साथ। तो क्या कर दो आप, v प्लस को v माइनस के साथ जोड़ दो ना। तो v प्लस को v माइनस का जब हमने जोड़ा तो हमको यह प्रोडक्ट मिला। अब जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसलिए आपको मैंने छोड़ दिया, अब इसको सोल्व करके आप आंसर निकालोगे ना। आंसर निकालना आपका काम है, एकदम लास्ट स्टेज है जो जहाँ पे यहाँ पे आपका आंसर डायरेक्ट आएगा, लेकिन आप सोल्व आप करोगे इसको। अब देखो मार्किंग स्कीम क्या है इसकी। अगर मैं बात करूं कि डिफिनीशन एंड फार्मूला डेरिवेशन को आपको 3 मार्क मिलेगा। अगर आप सिंप्लीफाई कर दोगे रिजल्ट को तो बस, अगर मान लो रियलिटी लिख दो तो अभी आपको 1 नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। चलो आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कैपेसिटर पूछेगा आपसे, कैपेसिटर क्या होता है, और डिराइव करिए एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। मतलब ये क्या, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो। तो अ कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जिसको हम एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं ना। तो ये तो सिंपल सी है, कोई बता देगा कि कैपेसिटर क्या एक डिवाइस है, अगर हमको एनर्जी को स्टोर करना है तो वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। दूसरा लिखा है कैपेसिटेंस को कैपिटल सी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है कितना आपका, वह होता है भाई सी। चलिए बताओ वह क्या होता है, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जहाँ पे ए क्या है आपकी एरिया है, ए है एरिया, डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट। जैसे हमारे सामने ऐसे दो पैरेलल प्लेट में अगर बना दूं, ये देखो दो पैरेलल प्लेट है, तो इसके बीच की जो एरिया है ना, एक कैपिटल मतलब इसके बीच की डिस्टेंस दोनों प्लेट की, तो यह डी है। और इसकी अगर एरिया की बात करूँ तो कितनी है, ए है। ठीक है ना। देखो अगर मैं क्या करूँ, इनके बीच में यहाँ पे कोई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भर दूँ, या क्या भरा हमने, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है के। यहीं पे लिख रहे हैं कि वन डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मीडियम अगर हम भर दें उसको के हो जाता है। तो जितना आप डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भरोगे ना, उतने से क्या यहाँ पे कर दोगे,
मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक और फार्मूला आपका बन के आएगा क्या, C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी। तो यह फार्मूला आपको इनडायरेक्टली ध्यान देना है। देखो कब कब पूछा हुआ है क्वेश्चन आपसे 2019 में और कहाँ पे 2015 में। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पे देखना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को देखेंगे इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि डिराइव करना है द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप क्या बोलते हो जल्दी बताओ, वीडी बोलते हो, ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर के अंदर आपको बताना है एंड स्टेबलाइज्ड अ रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। चलो देखते हैं सोल्यूशन। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यह क्या बताना चाह रहे हैं ना कि हमारे पास मैंने मान लिया क्या एक वायर, अब जो भैया पतला सा वायर में बड़ा सा वायर बनाता हूँ, यह क्या हो गया आपका वायर हो गया। अब यह जो वायर है तो आपको पता है कि वायर क्या एक कंडक्टर है, वायर क्या है एक कंडक्टर। और किसी कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर को कंडक्टर क्यों कहते हो आप, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि कंडक्टर के अंदर पड़े हुए हैं। वैसे जैसे हमने क्या किया, इसको बैटरी से जोड़ा, ये रहा बैटरी का हायर पोटेंशियल, ये रहा इसका लोअर पोटेंशियल। तो यह इंड क्या होगा आपका प्लस और यह इंड होगा आपका माइनस। तो प्लस तो इस इंड पे भी क्या बन जाएगा प्लस और इस इंड पे बन जाएगा माइनस। और हमको पता है क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन कहाँ से होती है, प्लस से कहाँ तक, माइनस से, प्लस से माइनस तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकल के माइनस की ओर जाना स्टार्ट कर देंगी। हम्म, और हमें यह भी पता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को रखें, इलेक्ट्रॉन को, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगने लगेगा हमको इधर। यह जो मैंने स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है इधर, इस डायरेक्शन में इधर। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब फोर्स लग रहा है तो भाई वेलोसिटी आएगी उसकी। तो वही जो वेलोसिटी आएगी ना उसको हम बोलते हैं वी डी। समझ गए आप कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब देखो जो फोर्स लगा है ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसकी वैल्यू होती है एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, माइनस लगाते हैं क्योंकि अपोजिट लगती है इलेक्ट्रॉन पे। द एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो हम पढ़ते हैं क्या भाई, क्या पढ़ते हैं, एफ इक्वल टू पढ़ते हो आप मास इंटू एक्सेलरेशन, यही पढ़ते हो ना आप। तो हमें क्या बताना है, ए बताना है, ए बताना है। तो मैं क्या कर दूं, एफ बाई एम कर दूं तो हमको ए मिल जाएगा। और हम एफ की वैल्यू जानते हैं क्या है, क्या माइनस ई इंटू, सॉरी माइनस ई इंटू कैपिटल ई अपॉन में एम इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया। अब हम ये भी जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, इसके होता है, हाँ, डी वी अपॉन में, सॉरी एक मिनट का बढ़ा रहा है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, नहीं ए इक्वल टू होता है डी वी अपॉन में डी टी। तो ए इंटू मतलब एक्सेलरेशन इंटू टाइम होता है। हाँ तो हाँ सॉरी यहाँ से देख लो कि ए इक्वल टू क्या होता है डी वी अपॉन में डी टी। तो डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू डी टी। हम ए निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं कितना, एक मिनट, ए आप कितना निकाले हो ध्यान से सुनना मेरी बात को। ए निकाले हो आप माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन में एम। अगर इसी में मैं टी से मल्टीप्लाई कर दूँ, टी मतलब कि क्या, टाउ, टी मतलब कि क्या टाउ, यहाँ पे टी क्या है, यहाँ पे टी है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, जैसे हमने बोला ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेंगे इधर उधर। तो मान लो बहुत सारे किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जितने टाइम में टकराता है ना वही क्या कहलाती है, रिलैक्सेशन टाइम कहलाती है। तो आप ये भी समझ गए। तो इस प्रकार आपका वी डी का फार्मूला निकल गया माइनस ई कैपिटल ई टा अपॉन में स्मॉल एम। टी क्या है, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन द कोलिजन, जो टक्कर हो रही है कोलिजन के बीच में उसका टाइम है। द करंट आई जो होता है और कंडक्टर रिलेटेड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी है, तो आपको सीधे याद ही होगा, ठीक है ना। आई इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए वी डी। सोचो कैसे इसको निकाल सकते हैं हम। आई इक्वल टू पढ़ते हैं, आई इक्वल टू डी क्यू अपन में डी टी, डी क्यू अपन में क्यू बाई टी, क्यू बाई टी।
चलो इसको सीधे याद कर लो, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, याद करना भी थोड़ा सा यहाँ पे ईजी है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे जो एन दिख रहा है ना, एन, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान देना है कि जो एन दिख रहे हैं वो क्या होता है, कैपिटल एन बाई वी होता है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ए क्या आपकी एरिया है क्रॉस सेक्शन की, स्मॉल ई क्या है आपका चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो स्मॉल ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, यह होता है आपका चार्ज। तो यहाँ तक आप समझ गए भाई, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखो आगे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में आपका फोर्थ चैप्टर है। क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछा गया है, सबसे पहला क्वेश्चन, डिराइव करिए द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप पे। ठीक है, सर्कुलर लूप के करंट कैरिंग पे। तो कंसीडर करिए एक सर्कुलर लूप जिसकी रेडियस कैपिटल आर बोलो, उसमें एक करंट भेजो आई। वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप एक्स डिस्टेंस फ्रॉम बायोडायोसेवर्ट लॉ से हम लगाएंगे। बायोसेवर्ट लॉ क्या हमको बताता है, यह बताते हैं कि डी वी जो होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर होता है, यह हमें पता है। अगर डी एल इज स्मॉल लेंथ है एलिमेंट की, और थीटा और एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड द फील्ड के बीच में, और आर जो है उनके बीच का डिस्टेंस है फ्रॉम द एलिमेंट से पॉइंट के बीच में, तो सर्कुलर लूप जो होगा ना, अगर वो सिमेट्री रखता है, द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स कैन कैंसिल आउट। तो देखो ऐसा फिगर बनेगा यहाँ पे, ये फिगर, ये रहेगा सर्कुलर लूप हो गया। इसकी रेडियस अगर मैं बोल दे रहा हूँ कैपिटल आर है, तो यहाँ से इस पॉइंट पी पे जो कि डिस्टेंस यहाँ पे एक्स रख रहा है, यहाँ पे हमें बताना होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे करोगे ना आप, इस पॉइंट से जब यहाँ पे आप आओगे ना, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी बी। फिर यहाँ पे एक पॉइंट मानोगे, यहाँ से यहाँ पे आओगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी बी। देखो यह जो आ रही है ना, इससे 90 डिग्री पे आ रही है, यह जो जा रही है इससे 90 डिग्री पे जा रही है। और यह एंगल अगर हम थीटा बोल दें ना, यह एंगल, तो अगर मैं क्या करूँ कि ऐसे एक लाइन खींच दूँ, तो यह एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। कैसे पता, क्योंकि अगर पूरा पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, ये कितना एंगल है 90 माइनस थीटा। नहीं, पूरा यहाँ से लेके एंगल थीटा है, तो ये बचेगा 90 माइनस थीटा, तो ये बच जाएगा आपका थीटा। तो अब इसका दो कंपोनेंट आप जोड़ोगे, एक कंपोनेंट आपका टूटेगा बी का इधर वाला और एक का बी का इधर वाला। तो जिधर एंगल होता है उधर हम साइन कोस लेते हैं, तो ये होगा बी कोस थीटा, इधर टूटेगा बी साइन थीटा, इधर बी साइन थीटा। सेम इसका भी इधर तोड़ोगे, ठीक, यह भी एंगल थीटा होगा, तो नीचे क्या आएगा आपका बी कोस थीटा, और इधर क्या आएगा, एक इधर जो आएगा वो आएगा बी साइन थीटा। तो दिख रहा है ये है, यह तो कैंसिल हो जाएंगे, बच रहा है आपका खाली ये कितना, 2b साइन थीटा, 2b साइन, यह बच रहा है। तो ऐसे आप एक बार निकाल लोगे। फिर साइन थीटा जो बच रहा है, इसकी वैल्यू अगर मुझे रखनी हो तो पूरे तुम्हें यह वाली वैल्यू पता होनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे, तो यह जो वैल्यू तुम्हारी निकल के आएगी ना, यह वाली, यह आती है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो साइन थीटा की अगर वैल्यू पूछूँ मैं, तो क्या बताओगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर साइन थीटा में परपेंडिकुलर कितना है जल्दी बताओ, परपेंडिकुलर तुम्हारा हो गया आर, हाइपोटेनस कितना हो गया, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये रख दोगे साइन थीटा की, मतलब यहाँ पे पूरी बी की वैल्यू यहाँ पे रखो, बी की जगह पे वो, और इसके जगह पे साइन थीटा की जगह पे है, जैसे पीछे का फार्मूला है तो जाना, ये वाला ये फार्मूला, यहाँ पे बी, यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे तुम्हें वो वैल्यू रखनी। उसके बाद फिर सॉल्व करना, आ जाएगा नहीं आएगा तो फिर मैं हूँ, कमेंट करके बताना। आपका मेन जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो आपको यही ध्यान देना है सीधे, लेकिन आप पूरी चीज़ मैंने बता दिया है, इसका थोड़ा सा आप भी मेहनत कर लेना भाई, क्योंकि जब तक खुद नहीं करोगे तब तक मेरे बताने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए वैसे भी मैंने इसकी बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो बात मानो कि एग्ज़ाम आते आते तुमको क्वेश्चन मिल जाएंगे मेरे इन्हीं सीरीज से ही, जो मैं PYQ करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देख लो एप्लीकेशन, अब बायोसेवर्ट्स की एप्लीकेशन की हम बात करें, तो यहाँ पे 2 मार्क में वो लिखने पे मिलेगा सिमेट्री, आप फाइनल एक्सप्रेशन लिख दोगे तो 2 मार्क उसका मिल जाएगा आपको। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो डिराइव करना द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या करना है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस अन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। चलो देखते हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर
जिसका लेंथ दे दिया हमको L, उसका करंट दे दिया हमको स्मॉल I, प्लेस करने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में, तो एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द मूविंग चार्ज की वजह से। तो वह आपका कैसे होता है, द फोर्स ऑफ ऑन चार्ज Q, एक Q है, मूविंग विथ वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड B गिवन बाय, में पता है F जो होता है Q V क्रॉस B होता है ना, F इक्वल टू Q V क्रॉस B होता है, सीधे इसको ध्यान देना होता है आपको। फॉर ए कंडक्टर, अगर कंडक्टर की हम बात करें तो वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फोर्स के लिए। पीछे मैंने बताया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फॉर करंट एलिमेंट्स फॉर द फोर्स बिकम, फोर्स क्या हो जाता है, डी एफ जो यहाँ पे हो जाएगा आई डी एल एल क्रॉस बी, आई क्या हो जाएगा एल क्रॉस बी। ये कब होगा, यह कब होगा देख लेना, यहाँ पे फोर्स बिकम जब यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होगा, उस टाइम पे होगा। वे डी एल जो होता है ना, वो लेंथ एलिमेंट होता है, तो टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा होता है, लेकिन आई बी एल आप ध्यान दो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम मान रहे हैं ना, मैक्सिमम देखो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे देखो आई आई बी एल क्रॉस बी लिखे है ना, तो इसको अगर आप तोड़ोगे तो आ जाएगा आई बी एल साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, एक होती है, तो यहाँ पे एक पुट करोगे तो एफ इक्वल टू आई बी एल आ जाएगा, ठीक है ना। रुक जा भाई, तू गलती कर रहा है। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करें तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड्स, 19 में और 16 में देखो पूछा है क्वेश्चन। तो जो सोलेनॉइड्स होता है कॉन्सिस्ट ऑफ एन टर्म पर यूनिट लेंथ कैरिंग करंट आई, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस। तो अगर हम एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, बी, मतलब यहाँ पे क्या है, उनने यही बोला था कि जो फाई होता है मतलब कि फ्लक्स होता है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, करंट जितना अंदर घुस रही है उतना करंट यहाँ पे ले लोगे। तो फॉर द सोलेनॉइड्स जिसकी लेंथ एल है एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने, कैपिटल एन, मतलब कि कैपिटल एन लेंथ पर, देखो एन इक्वल टू क्या बोला इन्होंने, कैपिटल एन पर लेंथ, मतलब कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो हम कैपिटल एन की अगर बात लिखे तो यहाँ पे कैपिटल एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू स्मॉल एल। तो यहाँ पे हम यह पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा बी इक्वल टू म्यू नोट एन आई। अब यहाँ पे जो एन है ना, एन यह क्या है, कैपिटल एन बाई एल है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन हाउ अ मैग्नेटिक डाइपोल इज इक्विवेलेंट टू द करंट लूप। हमें बताओ कि डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है वह करंट लूप के कैसे इक्विवेलेंट होता है, और डिराइव करिए द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स ऑफ ए करंट लूप। देखो 20 में और 18 में, अब मैग्नेटिक डाइपोल कैन बी टफ ऑफ एज ए करंट कैरिंग लूप एज बोथ प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू लीड ऑफ अ पावर मैग्नेट्स। फॉर करंट लूप हमें पता है कि m इक्वल टू क्या होता है आई इंटू ए, एम क्या है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, क्या है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो अगर मैं बात करूं कि I क्या है आपका करंट, ए क्या है आपकी एरिया, तो सर्कुलर लूप का अगर मैं बताऊं, सर्कुलर लूप का, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा I इंटू ए क्या हो जाएगा सर्कुलर लूप का पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर, तो m इक्वल टू आ जाएगा I इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे अपने अगले चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आप फैराडेज लॉ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डिराइव करिए उसके एक्सप्रेशन को ऑफ द इंड्यूस EMF इन अ कॉइल रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। 21 में और 19 में फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम EMF बोलते हैं इंड्यूस हो जाता है किसके अंदर, सर्किट के अंदर। ये बोल रहे हैं कि अगर हम फ्लक्स में चेंज करेंगे ना तो सर्किट में क्या हो जाएगा, EMF जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं वह इंड्यूस हो जाता है। सेकेंड ने क्या बोला फैराडे ने कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंड्यूस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैथमेटिकली आप इसको ऐसे लिखोगे, ई मतलब कि EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डी बी फाइव बी अपन में डी टी। बी मतलब रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के लिए, माइनस यहाँ पे जो लगा हुआ है फैराडे के लॉ में नहीं था, माइनस यहाँ पे एक लेंज नाम का साइंटिस्ट थे जिन्होंने लगाया था। और फाई इक्वल टू क्या होता है बी इंटू ए, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। किसी कॉइल के रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेट थीटा द एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। तो फ्लक्स इज, इस केस में जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा माइनस डी फाई बी बाई डी टी
वही बात यहाँ पे लिख दी है, कॉइल रोटेट करेगा यूनिफॉर्म में, तो हाँ कॉइल रोटेट कर रहा है अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो थीटा आप एंगल दोनों के बीच में। तो इस तरह में क्या लिखोगे, बी ए कोस थीटा, और कोस थीटा यहाँ पे जो है थीटा, थीटा अगर देखोगे ना, तो अगर जो काम ये उसमें काइनेमेटिक्स में एस कर रहा था डिस्प्लेसमेंट का वही काम यहाँ पे क्या करता है, थीटा करता है, ठीक है ना। ये किसका काम करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और थीटा इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ये होता है मतलब एस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, ओमेगा मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम। तो आप थीटा की जगह पे क्या रखोगे, ओमेगा टी, तो यहाँ पे हम रख दिया ओमेगा टी। अब इसको हम अगर सोल्व करेंगे, अगर हाँ अगर इसकी मैं क्या कर दूंगा, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूं तो माइनस डी बाई डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी सो जाएगा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारा मेन रिजल्ट ये आ जाएगा। कर लोगे ना इसको, इजी क्वेश्चन है, कर लोगे आराम से आप। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड्स के लिए। लॉन्ग सोलेनॉइड्स के लिए हमें बताना है इंडक्टेंस। तो देखो सोल्यूशन, द सेल्फ इंडक्टेंस, इसको हम कैपिटल एल बोल रहे हैं यहाँ पे, सोलेनॉइड्स इज द प्रॉपर्टी बाई विच इज अपोज एनी चेंज इन द करंट पासिंग थ्रू एंड इट्स बाई इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। कंसीडर करिए अ सोलेनॉइड्स ऑफ लेंथ स्मॉल एल, नंबर ऑफ टर्म कैपिटल एम, द क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सोलेनॉइड टू द करंट कैरिंग आई के लिए। देखो यहाँ पे b इक्वल टू बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे म्यू क्या, b की जगह पे क्या रख दोगे, म्यू नॉट एन आई, मतलब कि सोलेनॉइड्स की मैग्नेटिक फील्ड इनटू द एरिया। टोटल फ्लक्स अगर निकालना होगा आपको तो क्या करोगे, एन बी मतलब एन फ्लक्स बी, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर, यह एक इसका भी एन एक एन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई एल इंटू आई, ठीक है ना। देखो यहाँ पे यह वाला क्या है, स्मॉल एल है, और यह क्या है आपकी करंट, ध्यान देना इसमें। एल इक्वल टू देखो होता है सेल्फ इंडक्टेंस, हम इसको बोलते हैं फाइव बाई आई होता है। बोलना भी आज कितना आसान लग रहा है कि एल इक्वल टू फाइव बाई आई, और फाइव की वैल्यू हम पढ़ ही क्या रहे हैं, क्या फाइव की वैल्यू टोटल हम पढ़ के आ रहे हैं क्या, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल कैपिटल आई, और अपन में आई कर दोगे तो इस आई से आई कट जाएगा, तो एल का फार्मूला आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, ठीक है ना। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। अब आते हैं अपने अगले चैप्टर में, अल्टरनेटिंग करंट में, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 में अल्टरनेटिंग करंट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वह क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिराइव करिए द एक्सप्रेशन फॉर द इम्पीडेंस ऑफ द सीरीज, कहाँ पे, एलसीआर सर्किट में। क्या करना है आपको, एलसीआर सर्किट का आपको डिराइव करना है एक्सप्रेशन को। देखो तो अगर इन सीरीज में एलसीआर जुड़े हुए हैं, एलसीआर मतलब क्या, एल मतलब क्या हो गया आपका इंडक्टेंस, सी मतलब हो गया आपका कैपेसिटेंस, आर मतलब हो गया आपका रेजिस्टेंस। तो इम्पीडेंस जेड जो होता है ना, टोटल अपोजिशन टू फ्लो द अल्टरनेटिंग करंट, इट इज इंड्यूसिंग रेजिस्टेंस आर, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको हम एक्सएल बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हम एक्ससी बोलते हैं। टोटल इम्पीडेंस अगर हमें निकालना हो, एक मिनट, हाँ टोटल इम्पीडेंस अगर हमें निकालना है तो सिंपल फार्मूला रखिए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो कि देखो यहाँ पे क्या होता है, जेड इक्वल टू क्या होता है, जेड इक्वल टू ब्रैकेट में आर स्क्वायर करोगे प्लस ब्रैकेट में एक्स एल माइनस एक्स सी करोगे, का होल स्क्वायर करोगे। कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, इधर होता है आपका क्या आर, इधर होता है आपका आर, इधर क्या होता है ऊपर, ऊपर होता है आपका एक्स एल, नीचे क्या होता है एक्स सी, एक्स सी। तो हम बड़े वाले में से एक्सएल में से एक्स सी घटाते हैं तो हमारे पास यह बचता है। फिर इसका यहाँ पे अगर हमें यह बात निकालनी है, जैसे अगर मैं क्या करूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको इधर लिख दूँ और मैं इसको आर रहने दूँ, फिर यहाँ पे इस वाले को क्या लिख दूँ, एक्स एल माइनस एक्स सी। अब मुझे यह बतानी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अंडर रूट में यह आएगा, आर का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों का, तो हमारा यह आ जाता है, ठीक है ना, ईजी है। यहाँ पे एक्स एल जो होता है, एक्स एल वो क्या है आपका, ओमेगा एल के बराबर होता है, द इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको बोलते हैं। एक्स सी जो होता है एक बटे एक्स ओमेगा सी होता है। इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हो, देखो हम जब पढ़ते हैं ना रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे ओमेगा, देखो यहाँ पे ओमेगा है क्या, एंगुलर वेलोसिटी है, एल क्या यहाँ पे, यह आपका है, पीछे भी हम पढ़ के हैं, एल क्या पढ़े हैं, क्या पढ़े भाई भूल गया मैं, एल हमने पढ़ा था, मैं क्या पढ़ा हमने, एल पता सेल्फ इंडक्टेंस, एल पढ़ा था हमने सेल्फ इंडक्टेंस। तो कर लेना इसको, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मूला ही होता है तुम्हारा, फार्मूला कर लोगे यहाँ से आंसर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया, डिराइव द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर।
तो 18 में और 15 में पूछा गया। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द मैग्नेटिक फील्ड बी। इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मैग्नेटिक फील्ड बी दोनों कैसी होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। पता होता है आपको कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती हैं, मतलब कि परपेंडिकुलर होती हैं, तो ईच अदर। तो अब यहाँ से आप बोलोगे कि ई और बी का जो रेशियो होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट होती किसके बराबर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। तो यहाँ से क्लियर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ई बाई बी इक्वल टू क्या होता है आपका, सी होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका हो गया रे ऑप्टिक्स एंड द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अब देखोगे आप, डिराइव करिए द मिरर इक्वेशन को एंड द मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर अ कॉनकेव मिरर। तो अगर मैं इसको डिराइव करना चाहूँ आपको, तो सोल्यूशन आप इसका देख लो कि द मिरर इक्वेशन रिलेट करता है द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको यू दे दिए, इमेज की हमको वी दे दी है, और लेंथ, फोकल लेंथ दे दी स्मॉल। तो यही आता है और यही आता है। इसको पूरा डिटेल में डिराइव करने के लिए अगर मान लो छोटा नंबर में पूछा है तो सिंपल लिखोगे तो काम चल जाएगा। अगर मान लो +5 में पूछता है तो हमें पूरा पूरा करना पड़ेगा। और मैंने सोचा है ना कि जो बड़े बड़े डेरिवेशन, जैसे देखो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो ऐसे डेरिवेशन की मैं एक एक वीडियो बनाकर शूट करूंगा और मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अभी तो यहाँ पे बस इसका यही देख लो ना क्या होता है। इसका बड़ा सा डेरिवेशन चाहिए, एग्जाम में भी आपका मिड टर्म अगर खत्म हो गया हो तो ठीक है, मेन एग्जाम जो आएगा उसके पहले मैं सब कुछ करवा दूंगा आपको। तो फिर देखना है आपको नीचे, अच्छा है नीचे वेव ऑप्टिक्स भी रही होगी, नीचे बची है आपकी वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स जो मिड टर्म के बाद वाला सिलेबस है, तो इसको मैं बाद में ही करवाऊंगा। ठीक है, इसका इसके आगे वाले जो है आपके मॉडर्न फिजिक्स, वो मिड टर्म के बाद वाले हैं, तो उसको हम बाद में करवाएंगे। तो अभी तक जो आपको मिड टर्म का सिलेबस है उसको हमने खत्म कर चुका है। धन्यवाद।